साथियों नमस्कार। मैं संत कुमार तिवारी, अतिथि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। साथियों, आज हमारा विषय है राज्य की उत्पत्ति। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से हुई और इसके निर्माण में कौन कौन से तत्व हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हम उसे 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहला कालखंड है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। अब हम सबसे पहले प्राचीन काल में राज्य कैसे आया, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी उत्पत्ति में कौन कौन से तत्व उपयोगी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो राज्य, हम सबसे पहले एक परिभाषा देना चाहते हैं राज्य की, जो कि गवर्नर ने दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्य का प्रारंभ, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। अर्थात जब तक राज्य नहीं होगा तब तक राजनीति होगी ही नहीं। राज्य के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व ही नहीं। राज्य के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को ही, जो सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाते हैं, लोक कल्याणकारी क्षेत्र में किए जाते हैं, उन्हीं ही राजनीति कहा जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर गया है। अर्थात अब उसके जो क्रियाकलाप हैं वो व्यक्तिगत नहीं रहे, सार्वजनिक रहे, लोक कल्याणकारी रहे, आम लोगों के लिए रहे। प्राचीन काल में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी चर्चा हम करने के लिए कबीला राज्य, प्राच्य साम्राज्य और यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, इन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इतनी ही प्राचीन काल में जहाँ तक प्राचीन काल है वहाँ रोमन साम्राज्य तक की ही बात कही गई है। राज्य के निर्माण में सहायक तत्व 4 हैं प्रमुख रूप से: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। और राज्य के निर्माण में जो सहायक तत्व हैं वो प्रमुख रूप से 6 हैं: रक्त संबंध, धर्म, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ, आर्थिक शक्तियाँ एवं राजनीतिक चेतना। ये इतने तत्व ऐसे हैं जो राज्य के निर्माण में सहायक हैं। और इनमें सबसे प्रमुख जो है वो है राजनीतिक चेतना। ये प्रश्न भी आता है कि राज्य के निर्माण में सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है सहायक, तो राजनीतिक चेतना की बात करते हैं। अब आज के संदर्भ में जो राज्य के तत्व हैं वो 4 हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जब तक ये चारों तत्व नहीं होंगे तब तक राज्य को राज्य नहीं कहा जाएगा। जैसे हम अगर प्राचीन काल में जब बात करते हैं राज्य की, तो वहाँ पर अन्य तत्व थे 3, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। इसीलिए वहाँ उस संदर्भ में राज्य नहीं है जिस संदर्भ में राज्य आज के संदर्भ में पढ़ा जाता है। तो हम कबीला राज्य में चलते हैं। सबसे पहले कबीला राज्य में राज्य का प्रारंभिक स्वरूप था। कबीला वो लोग थे जिनका जो निवास स्थान था वो स्थायी नहीं होता था। ये घुमंतु कहे जाते थे। ये अपने मौसम की अनुकूलता और भोजन की उपलब्धता के अनुसार अपना जीवन यापन जगह जगह पर रुक रुक के करते थे। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, जब गर्मियों का सीजन आता था तो ये लोग नदी घाटी में आकर के अपना निवास स्थान बसा लेते थे, क्योंकि यहाँ इनको पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती थी। और जब कभी बरसात का सीजन आता था तो ये ऊपर चले जाते थे, थोड़ा सा पहाड़ियों के ऊपर। और जब ठंड का सीजन आता था तो गुफाएं और कंदराओं में अपने आप को जो है छुपा लेते थे, क्योंकि ठंड से बचने के लिए। तो इनका जीवन स्थायी नहीं था। इसलिए इनके पास जो राज्य का वो स्वरूप होना चाहिए जो आज के संदर्भ में वो नहीं था, प्रारंभिक स्वरूप था, जो कि रक्त संबंध पर आधारित था। अब हम प्राच्य साम्राज्य में आते हैं। प्राच्य साम्राज्य को हम भारतीय संदर्भ में चर्चा करना चाह रहे हैं। प्राच्य साम्राज्य मनु और कौटिल्य के संदर्भ में हम बता रहे हैं। मनु ने प्राच्य साम्राज्य के अंतर्गत साप्तांग सिद्धांत दिया था और कौटिल्य ने भी साप्तांग सिद्धांत दिया था। लेकिन जब साप्तांग सिद्धांत के जनक की बात आती है तो कौटिल्य को कहा जाता है, क्योंकि कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की क्रमबद्ध तरीके से उसको समझाया। मनु ने साप्तांग सिद्धांत दिया तो था, लेकिन उसकी व्याख्या वैज्ञानिक नहीं थी। इसीलिए कौटिल्य को साप्तांग सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अब प्राच्य साम्राज्य, यहाँ पे साम्राज्य की बात की गई है। साम्राज्य का तात्पर्य है जिसकी सीमा निश्चित नहीं है। अर्थात वो राजा जो अपने साम्राज्य का विस्तार लगातार करता रहता है युद्ध के माध्यम से, उसे साम्राज्य और सम्राट कहा जाता है। उस राज्य को साम्राज्य और उसे सम्राट। मनु ने
जो साप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की है, उसके अलावा जब कौटिल्य ने अपने साप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की है तो उसमें उन्होंने राजा को बिजुगीष कहा है। बिजुगीष का तात्पर्य होता है ऐसा राजा जो अपने साम्राज्य को लगातार विस्तार करता रहे, उसमें विजय की इच्छा रखने की क्षमता हो, वही राजा कहलाएगा। अब हम यूनानी नगर राज्य पे आते हैं। राजनीति विज्ञान में यूनानी नगर राज्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहले हम प्लेटो पे चर्चा करते हैं। तो प्लेटो ने राज्य को आंगिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। आंगिक सिद्धांत का मतलब ये होता है अंग। जैसे हमारे शरीर में हमारे जो हाथ हैं, हमारे पैर हैं, ये इनका अस्तित्व तभी है जब हमारा शरीर है। अगर हमारा शरीर नहीं है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं, अर्थात इनकी निर्भरता हमारे शरीर पर है। ऐसे ही आंगिक सिद्धांत में प्लेटो ने कहा था कि जैसे आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, ऐसे ही राजनीति में राज्य के 3 तत्व होते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। कोई भी व्यक्ति राज्य से बाहर रह करके अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि वो राज्य का अंग है, इसलिए उसे राज्य में रहना ही पड़ेगा। अब हम अरस्तु के संदर्भ में आते हैं। अरस्तु ने अपने राज्य के सिद्धांत में उनकी एक परिभाषा सबसे पहले आपको बताते हैं। अरस्तु ने कहा था राज्य परिवार और ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन है। तो अरस्तु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति राज्य के बाहर रह ही नहीं सकता है, और अगर जो राज्य के बाहर रहता है वो या तो देवता है और या पशु है। मतलब जो सामान्य व्यक्ति हैं वो कभी भी राज्य के बाहर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी आंगिक सिद्धांत को स्वीकार किया था। और इन्होंने एक वृक्ष का उदाहरण दिया था। इन्होंने कहा था कि जैसे किसी पेड़ में उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां, उसके फल उस वृक्ष पर निर्भर हैं, ऐसे ही व्यक्ति, परिवार और ग्राम राज्य पर निर्भर हैं। जैसे बिना वृक्ष के उन तीनों का अस्तित्व नहीं हो सकता है, ऐसे ही बिना राज्य के इन तीनों का भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति का विकास राज्य में ही संभव है, और इसीलिए अरस्तु ने यह कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। अब हम रोमन साम्राज्य पे चर्चा कर रहे हैं। यूनानी नगर राज्य को रोमन साम्राज्य ने हरा दिया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो रोम साम्राज्य, अच्छा हाँ, रोम साम्राज्य के पहले एक थोड़ा सा हम राजनीति विज्ञान के नगर राज्य में चलते हैं, यूनानी नगर राज्य में। उसमें बताते हैं कि अरस्तु ने जो कहा था कि राज्य, उन्होंने राज्य को पॉलिटी कहा है, पोलिस शब्द का प्रयोग किया है, और पोलिस से ही जो प्रयोग हुआ है वो पॉलिटिकल का प्रयोग हुआ है। पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति की जो उत्पत्ति है वो यूनानी नगर राज्य से मानी जाती है। इसीलिए राजनीति शब्द ग्रीक भाषा का या यूनानी भाषा का माना जाता है। रोमन साम्राज्य की 2 राजधानी थी, एक रोम था और दूसरी कुस्तुनतुनिया थी। तो जो पश्चिमी यूरोप में थी राजधानी रोम, उस दौर में भी नगर राज्य की ही बात कही जाती थी, और उसका अंत करीब 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। और कुस्तुनतुनिया जो कि पूर्वी यूरोप की राजधानी मानी जाती थी, इसका अंत 1453 शताब्दी में हुआ है। मध्यकाल की चर्चा करते हैं तो मध्यकाल के जो अवध है वो 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी है। इस बीच में जो राज्य का क्रम था, विकास का क्रम, उस सामंती राज्य कहा जाता था। और सामंती राज्य में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसमें सबसे बड़ा कारण था कि केंद्रीय सत्ता का अभाव था। इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी के अधीन था। जैसे किसान जमींदार के अधीन था, जमींदार जागीरदार के अधीन था, जागीरदार सामंत के अधीन था, और सामंत राजा के अधीन था, राजा पोप के अधीन था, और पोप ईसा मसीह के अधीन था। ये उसका एक क्रम है। केंद्रीय सत्ता का अभाव होने के कारण यहाँ पोप का महत्व बहुत बढ़ गया, और पोप अपने आप को ये बताने लगा, ये साबित करने लगा कि हम ईसा मसीह के द्वारा भेजे हुए दूत हैं, और हमारे द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है वही राज्य है, वही न्याय है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, और जो उल्लंघन करेगा वो दंड का पात्र होगा और पाप का भागी होगा। यहाँ कुछ समय के बाद राजा और सामंत के बीच में और पोप के बीच में, इन तीनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए क्योंकि राजा को एक बहुत बड़ा कर का हिस्सा चर्च को, पोप को देना पड़ता था, और सामंत जो होते थे, सामंत का मतलब होता है किसी भूमि का मालिक, अर्थात
सामंत राजा को अपनी सेना के माध्यम से सहायता देते थे और उसके बदले में राजा जो पूरी संपूर्ण राज्य का भूमि का मालिक होता था वो उसी किसी एक क्षेत्र विशेष का स्वामित्व सौंपता था भूमि का। तो जो भूमि का मालिक उस एरिया का हो जाता था उसे सामंत कहा जाता था। उसे उस भूमि पर कृषि करने कर लेने आदि की जो है सारी सुविधाएं प्राप्त होती थी, किंतु वो भूमि का विक्रय नहीं कर सकता था, उसे खरीद फरोख्त नहीं कर सकता था। ये अधिकार सिर्फ राजा के पास होता था। इन चीज़ों को लेकर के राजा, पोप और सामंत के बीच में धीरे धीरे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि सामंत को ऐसा लगने लगा कि हम राजा की मदद करते हैं और उसके बावजूद भी हम इस जमीन के पूर्ण रूप से मालिक नहीं। और राजा को पोप से ये दिक्कत होने लगी, क्योंकि पोप को इतना पावर हो गया था कि वो चाहे तो राजा को जब चाहे तब हटा सकता था। तो इसको लेकर के एक संघर्ष की स्थिति बनी। धीरे धीरे तीनों में आपस में संघर्ष हुआ। जनता ने राजा का साथ दिया, क्योंकि राजा के प्रति जनता की जो सहानुभूति थी वो थी, इसलिए से राजा का साथ दिया। और धीरे धीरे ये मध्यकाल का भी इस संघर्ष के बाद अंत होता है। मध्यकाल में 3 प्रमुख विचारक थे, दांते, पैट्रियार्क और बेनी। मध्यकाल में दांते की जो किताब थी वो डिवाइन कॉमेडी थी। सबसे पहले चर्च और जो चर्च में व्याप्त अनैतिकता थी, अमानववाद था, इस पर सबसे पहले दांते ने चर्चा की थी अपनी डिवाइन कॉमेडी में। और सामंतों में जो नैतिक पतन हुआ था उस पर भी उन्होंने चर्चा की थी। पैट्रियार्क को मानववाद का जनक और पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मध्यकाल में सबसे पहले ये कहा था कि व्यक्ति ही समस्त का अध्ययन केंद्र बिंदु होता है। कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि जो पहले राज्य को केंद्र बिंदु मानते थे, पैट्रियार्क ने कहा राज्य केंद्र नहीं है, राज्य साधन है, साध्य व्यक्ति है। राज्य को व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करना है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। इसलिए इनको मानववाद का जनक कहा जाता है और पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इन्होंने जो अपने पुराने साहित्य का कई भाषा में अनुवाद करके अपने साहित्य का प्रसार किया, वो जब आम लोगों तक पहुँचे तो उनमें जो पुराने साहित्य के प्रति लगाव था, जो जानकारी थी, वो जब लोग जाने तो धीरे धीरे उनमें पुनर्जागरण होने लगा। इसीलिए इनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब हम राज्य की तुलना कर राज्य के बारे में आधुनिक काल में चर्चा करते हैं। मैकियावेली 1474 में मैकियावेली का जन्म होता है और 1520 में मैकियावेली का देहांत होता है। 1532 में मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी, द प्रिंस। इसमें सबसे पहले उन्होंने जिस राज्य का प्रयोग किया उसे स्टेट कहा जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो मैकियावेली की बात आती है। क्योंकि जो राज्य का प्रयोग अरस्तू ने किया था वो पॉलिसी था, पॉलिटिक्स था, वो स्टेट की उसकी बात नहीं होती थी। इसलिए आज के संदर्भ में जो स्टेट की बात हो रही है उसको सबसे पहले मैकियावेली ने कहा, जो आज के संदर्भ में राज्य। और इन्होंने 4 तत्वों का, जो राज्य के मूल तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता शब्द का यद्यपि इन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रभुसत्ता की बात इन्होंने मतलब किसी अन्य तरीके से की। यानी राजा के पास वो संपूर्ण शक्तियाँ होती थी जो किसी भी प्रकार से वो बाहर से प्रभावित नहीं होता था। कहने का मतलब जैसे पहले वहाँ पोप राजा के अधीन था, यहाँ इन्होंने जो है धर्म निरपेक्ष राज्य की बात करते हुए धर्म को राज्य के अंतर्गत कर दिया और राजा को सर्वे सर्वा बना दिया। तो कहीं न कहीं संप्रभुता राजा के हाथ में इन्होंने सौंपने की बात कही। इसीलिए राज्य के चारों तत्व तो यहाँ समाहित होते हैं। स्टेट शब्द का पहली बार प्रयोग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य का प्रयोग किया है। अब हम इस राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विद्वानों की जो परिभाषाएँ हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्राचीन काल में हम प्रोटागोरस की बात करते हैं। इन्होंने राज्य को एक शिक्षण संस्था माना था और सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। उसके बाद प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य का सावयव सिद्धांत मानते हुए इन्होंने 3 वर्ग बताए जो कि राज्य के लिए आवश्यक हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जिस राज्य की जो आदर्श राज्य इन्होंने कहा था जिसको, उसको इन्होंने कल्लीपोलिस कहा है। और अपनी जो अंतिम पुस्तक है उसमें इन्होंने जिस राज्य की बात की है उसको इन्होंने मैग्नेसिया कहा है, क्योंकि दोनों राज्य में इन्होंने बड़ा अंतर कर दिया था। आदर्श राज्य इन्होंने अंतिम में ये कहा था कि आदर्श राज्य इस पृथ्वी पे संभव नहीं है,
इसलिए अपने राज्य के सिद्धांत में इन्होंने परिवर्तन करते हुए अपनी जो अंतिम पुस्तक है लाज, उसमें उस राज्य की बात की जो कि धरातल पर संभव है, और उसे इन्होंने मैग्नीशिया कहा। अब अरस्तु के बारे में बात करते हैं। अरस्तु ने भी आंगिक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए 3 तत्व प्रमुख रूप से बताए थे। व्यक्ति, परिवार और ग्राम, ये राज्य के अंग हैं, इनसे राज्य का निर्माण होता है, और राज्य इन तीनों तत्वों का राज्य पर अस्तित्व निर्भर होता है। हम प्राच्य काल में जो था, भारतीय संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। मनु ने भी जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए थे, उनमें प्रमुख रूप से 7 सिद्धांत इस प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 सिद्धांत हैं, राज्य के अंग हैं। इसीलिए उन्होंने अंगिक सिद्धांत को भी स्वीकार किया, और दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे। इसलिए उन्होंने माना कि राज्य प्रकृति से उत्पन्न हुई संस्था है, मानवकृत नहीं है। अब हम कौटिल्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को भी स्वीकार किया और समझौतावादी सिद्धांत को भी स्वीकार किया। सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि राज्य के 7 अंग होते हैं, इसलिए आंगिक सिद्धांत स्वीकार किया, और समझौतावादी सिद्धांत दे करके इन्होंने मानवकृत भी राज्य को बनाया। यही सिद्धांत आगे चल करके हाब्स ने भी इसे स्वीकार किया है। अब कौटिल्य ने यह कहा, प्रारंभ में जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो वो आदिवासी जीवन जीता था। वहाँ न तो राज्य था न कानून था, चारों तरफ अराजकता का वातावरण था। यहाँ पर एक मत्स्य न्याय था, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को अपना भोजन बना लेती है, उसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं थी। जो जिसको मार पा रहा था, जो जिससे छीन पा रहा था, वो चीज़ें छीन ले रहा था। अर्थात यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी। जीवन और संपत्ति को लेकर के जो आपस में संघर्ष हो रहा था, उससे जो अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, उससे सारे लोग परेशान थे। और इस इतनी परेशानी के बाद उन लोगों ने आपस में मिलकर के एक समझौता किया और विश्वान के पुत्र मनु के पास गए और उनसे इस समझौते के संदर्भ में बात करके आपस में मिल करके एक समझौता किया, जिसमें मनु को राजा माना गया और आम जनता थी। उसने कहा कि हमारे जीवन की और हमारे संपत्ति की सुरक्षा करने का आप पर दायित्व है, और इसके बदले में हम अपनी कृषि उपज का आपको 6वां हिस्सा और व्यापार का 10वां हिस्सा कर के रूप में देंगे, और आपका प्रमुख कार्य है हमारे जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। अगर आप इसमें सक्षम नहीं रह पाते हैं तो इस समझौते को तोड़ने का अधिकार मुझे है, इसलिए ये अनिवार्य रूप से राजा को करना पड़ेगा। ये मनु ने कहा, कौटिल्य ने कहा था अपने राज्य के सिद्धांत में। कौटिल्य ने प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम तु हिते हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। कौटिल्य ने राजा को विजगुइस कहा, अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा। राजा का परम कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा अपने पुत्र के समान करे। इसलिए यहाँ नैतिक कर्तव्य इतना राजा के ऊपर सौंप दिया गया कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा अपने परिवार के हिसाब से करनी चाहिए, और बदले में जो कर के रूप में बाकी जनता थी, वो कर के रूप में जो निधन देगी, उससे राजा का बाकी जो कार्य है उसे मतलब किए जाएंगे। अब हम मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में प्रमुख रूप से संत ऑगस्टाइन विचारक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में 2 प्रकार के राज्य का उल्लेख किया है। एक तो सांसारिक राज्य और दूसरा ईश्वरीय राज्य। सांसारिक राज्य में इन्होंने बताया है यहाँ के संदर्भ में, और ईश्वरीय राज्य अर्थात ये अलौकिक, जब पारलौकिक, यानी कि जब व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, नीतिगत रहता है, तो उसे ईश्वर का राज्य प्राप्त होता है, अर्थात वो स्वर्ग में जाता है। और दूसरे यहाँ जो प्रमुख विचारक हैं संत थॉमस एक्विनास, इनकी पुस्तक का नाम है सम्मा थियोलोजिया। इसमें इन्होंने राज्य को पूर्ण और श्रेष्ठ समुदाय माना। ये अरस्तु के समर्थक थे। इन्होंने अरस्तु के द्वारा दी गई जो राज्य की परिभाषा है उसको इन्होंने पुनः स्वीकार किया और राज्य को ही केंद्र बिंदु माना। कहा कि राज्य ही व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ संस्था है और उसके अंतर्गत ही मनुष्य को रह करके अपना विकास करना है। अब हम आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल मार्सिलियो ऑफ पेडुआ के बाद उन्होंने जो मार्सिलियो ऑफ पेडुआ हैं, उन्होंने डिफेंसर पेसिस नामक पुस्तक में राज्य को कई संगठनों का एक संयोग माना,
जिसका उद्देश्य संपूर्ण की प्राप्ति है। और यहीं से आधुनिक काल की धीरे धीरे शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। आधुनिक काल के प्रमुख विचारक मैकियावेली, जिन्होंने राज्य के बारे में सबसे पहले स्टेटो शब्द का प्रयोग किया, जो आगे चल कर राज्य बना, क्योंकि जो राज्य के 4 तत्व हैं उनको इन्होंने समाहित किया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की इन्होंने बात की, राजा को सर्वशक्ति संपन्न बनाते हुए सार्वभौमिक शक्तियाँ उसमें निहित की, और राज्य की उत्पत्ति जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के कारण हुआ, इसलिए राज्य कृत्रिम और मानवकृत संस्था इन्होंने माना। आधुनिक काल के अंत के पहले जो मध्यकाल था, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। मध्यकाल में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति, ये 3 क्रांतियाँ हुई जिनकी वजह से मध्यकाल खत्म हुआ, समाप्त हुआ, और उसके बाद आधुनिक काल आया। तो थोड़ी सी चर्चा हम पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्यिक व्यापारिक क्रांति पे करते हैं। पुनर्जागरण का तात्पर्य होता है फिर से जागो, अर्थात आप पहले कभी जागे थे, बीच में सो गए हैं, दोबारा आपको फिर जागना है। जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी साम्राज्य ने आक्रमण करके उसे 1453 ईस्वी में हरा दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया, तो यूरोप के जितने भी लोग थे उनको ये हार हजम नहीं हो रही थी, पच नहीं रही थी, क्योंकि एक दूसरी संस्कृति ने उन पर अधिकार किया था। ये मुस्लिम साम्राज्य था, अरबी लोग थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया पर लगातार क्रमबद्ध तरीके से 700 सालों तक आक्रमण किया, और उसके बाद अंततोगत्वा 1453 में इसे जीत लिया। जब इसे जीता तो यहाँ के यूरोप के जितने भी लोग थे ये भाग करके यूरोप के दूसरे हिस्सों में जाने लगे, प्रमुख रूप से इटली में गए। और इटली में इन्होंने जो प्राचीन साहित्य थे उनका धीरे धीरे कई भाषाओं में अनुवाद किया। उस समय छापाखाने की मशीन का भी आविष्कार हो चुका था, इसलिए कई भाषाओं में, और उनकी जब प्रतियां छापी गईं, आम जनता तक पहुंचाई गई, तो जनता में जो प्राचीन काल की चेतना थी उसका उदय होने लगा, और उसको ये महसूस होने लगा कि हम किसी तरीके से हराए गए हैं, लेकिन हम दास नहीं हैं जो हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो स्वर्ण अक्षरों से भरा पड़ा है। वहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य था, यानी कि अगर हम कोशिश करें तो हम दोबारा से अपने आप को उस स्थिति में ला सकते हैं। इसलिए जो है इनके खिलाफ उनके मन में एक विचार बनने लगा, यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। दांते ने अपनी साहित्य की भाषा में, कई भाषाओं में उसे ट्रांसलेट करके, और जो आपके पैट्रियार्क थे उन्होंने भी कई भाषाओं में उसका प्रयोग करके इसका विस्तार किया। अब धर्म सुधार की बात करते हैं। धर्म सुधार का तात्पर्य यह है कि धर्म में बहुत अनैतिकता व्याप्त हो गई थी, अमानववाद था, अंधविश्वास था। इसकी वजह से लोगों का जो धर्म के प्रति रुझान था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और सबसे बड़ा जो धर्म सुधार आंदोलन का कारण था, तात्कालिक कारण, वो था चर्च में क्षमा प्रार्थी जो प्रार्थना पत्र थे उनको बेचने का। क्योंकि जो क्षमा वाले प्रार्थना पत्र थे उनको बेचने के लिए कोई निश्चित मानक नहीं था, राशि निर्धारित नहीं थी। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बड़ा पाप, अनैतिकता करके आया हो और वो चर्च में आकर के उन क्षमा प्रार्थना पत्रों को खरीदता था, और उसके बदले में जो उसे धन देता था पोप को, चर्च को, और पोप और चर्च ये कहते थे कि अब आप अपने पुराने जितने भी पाप हैं उनसे मुक्त हो गए हो, अब आपको स्वर्ग मिलेगा। इस खरीद फरोख्त से अनैतिकता इतनी ज़्यादा व्याप्त हो गई, और चर्च के पादरी या उससे जो संबंधित अन्य संस्था में लोग थे उनमें अनैतिकता व्याप्त हुई, भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, जिसके विरोध में मार्टिन लूथर ने एक आंदोलन शुरू किया, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। इसी प्रोटेस्ट से ही प्रोटेस्टेंट, मतलब जो ईसाई धर्म है, 2 भागों में विभाजित हुआ, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो थे वो प्राचीन काल में जो चली आ रही परंपराएं थी उनको मानते थे, ये जो परिवर्तन की बात की जा रही थी इसे स्वीकार नहीं करते थे। और जो प्रोटेस्टेंट लोग थे जिनका नेतृत्व मार्टिन लूथर कर रहे थे, ये लोग जो अंधविश्वास, अनैतिकता, अराजकता, भ्रष्टाचार जो धर्म में व्याप्त था उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और सबको एक समान मानने की बात कर रहे थे। अब तीसरी क्रांति यहाँ पे जो होती है वो वाणिज्यिक और व्यापारिक क्रांति होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जब कुस्तुनतुनिया, जो आधुनिक काल का आज का इस्तांबुल शहर है पुर्तगाल का, उसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। यह एशिया का भूमि से लगा हुआ वो हिस्सा है जो यूरोप से जुड़ा हुआ है।
तो जो एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया, भारत सहित इन देशों में जो व्यापार होता था यूरोप से, ये इसी रास्ते से होता था, क्योंकि ये हिस्सा भूमि से जुड़ा हुआ यूरोप से है। जब कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हो गया अरबी साम्राज्यों का और उन्होंने उसको जीत लिया, तो ये रास्ते बंद हो गए। फिर यूरोप के लोग अपने व्यापार को इस क्षेत्र से चलाने के लिए समुद्री रास्तों की खोज करने लगे, और इसी संदर्भ में अमेरिका की खोज हुई, उसके बाद भारत की खोज हुई, कई देशों की खोज हुई। नाव के माध्यम से ये लोग आ करके जो है खोजे। वास्को डी गामा भारत की खोज किया, और यहाँ से व्यापार की प्रक्रिया धीरे धीरे समुद्री रास्तों से शुरू हुई। और जो व्यापार की प्रक्रिया से एक नया वर्ग वहाँ यूरोप में डेवलप हुआ, जिसे व्यापारी वर्ग कहा जाता था। यह व्यापारी वर्ग के अंदर जो वो थी वाणिज्यिक व्यापारी क्रांति किया था, तो इन्होंने जो सीमित दायरे में व्यापार था उस व्यापार को ख़त्म करने की बात कही, और सबको आज़ादी देने की बात कही कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बाहरी दुनिया से भी अपना व्यापार कर सकता था। अर्थात जो इनकी व्यापार की ललक थी, उपनिवेशवादी जो देश थे उनमें जाकर के व्यापार करने की, इससे व्यापार का दायरा बढ़ा, और इसे ही व्यापारिक क्रांति कहा जाता था। इसलिए तीन जो क्रांतियाँ हैं, ये आधुनिक काल के पहले जो मध्यकाल था उसे अंधा युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में युद्ध, धर्म युद्ध जिसे क्रुसेड कहा जाता है, इतने ज़्यादा हुए कि इसके बाद विनाश हुआ, और विनाश के बाद व्यवस्था में परिवर्तन होता है। इसीलिए जब व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो कालखंड का विभाजन किया गया, और राज्य का एक नया स्वरूप आया, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मैकियावेली करते हैं। अब हम मैकियावेली के संदर्भ में प्रमुख रूप से जब मैकियावेली पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।